नमस्कार साथियों। इस वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आप इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। स्क्रीन पर चल रही हमारी यह क्लिप ट्रेन का पैकेज ऐसी है जिसका मॉडल नंबर है TCH180B300HB, जो 220 वोल्ट करेंट है और जिसमें गैस 22 नंबर गैस है। इस मशीन में 2 कंप्रेसर है, जो लगभग एक 10 टन का है और एक 5 टन के आसपास का, यानी टोटल मशीन की कैपेसिटी 15 टन के कूलिंग कैपेसिटी है। जो बड़ा वाला कंप्रेसर है वो ग्राउंडिंग है और जो छोटा वाला कंप्रेसर है वो मैकेनिकल फॉल्ट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ग्राउंडिंग है उसके वजह से क्या क्या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आए हैं इस पूरे मशीन में और उसको कैसे सॉल्व किया हमने, और जो ग्राउंडिंग कंप्रेसर उसको चेंज करने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या छोटी छोटी सावधानियां हैं और कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और जिसका मैकेनिकल फॉल्ट है वो मैकेनिकल फॉल्ट में क्या मैकेनिकल फॉल्ट है और वो मैकेनिकल फॉल्ट वाकई छोटा है या बड़ा है जिसके वजह से हमको कंप्रेसर चेंज करना पड़ रहा है, उस मैकेनिकल फॉल्ट के बारे में हम जानेंगे। और पूरे यूनिट को एक सही तरीके से कैसे हम गैस चार्ज करेंगे कंप्रेसर चेंज करने के बाद, और कितने घंटे वैक्यूम करेंगे और टोटल कितना एम्पियर ले रहा है हमारा पूरा यूनिट, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम लोग ट्रेन का हमारा पैकेज ऐसी है और इस पर हम लोग आज काम कर रहे हैं और आज भी हमारा एक बड़ा मिशन है। और आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल के साथ साथ हमारा नीचे कंप्रेसर लगा हुआ है, जो एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों स्क्रॉल कंप्रेसर है, ठीक है। और इस एक में मैकेनिकल फॉल्ट है और एक में हमारा ग्राउंडिंग है। ये जो बड़ा वाला कंप्रेसर है हमारा स्क्रॉल कंप्रेसर, ये ग्राउंडिंग है और इसमें मैकेनिकल फॉल्ट है। इस मैकेनिकल फॉल्ट में ये है कि चलते चलते साउंड के साथ ये बंद हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को भी बदलेंगे और इस कंप्रेसर को भी बदलेंगे। तो उसके लिए हम पहले क्या करें, पावर ऑफ किया हमने। पावर ऑफ करने के बाद हम दोनों सर्किट का गैस को रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज करने के बाद इस बड़े वाला जो यूनिट है हमारा, उसका सक्शन और डिस्चार्ज, उसको निकाल के फ्लश करेंगे, कंडेंसर को अलग और इवोपरेटर को अलग। छोटा वाला जो हमारा सर्किट है इसको हम कंप्रेसर निकालने के बाद इसका कंडेंसर को अलग फ्लश करेंगे और इसका इवोपरेटर को अलग फ्लश करेंगे। अन्य दोनों सर्किट का कंडेंसर को फ्लश करने के बाद और इवोपरेटर को फ्लश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लिक्विड ड्रायर है दोनों सर्किट का हम लिक्विड ड्रायर भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखिए साथियों, ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट में हम इसका जो मैकेनिकल इशू है, इस मैकेनिकल इशू के बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारे साथ है हमारे टेक्नीशियन, मेरे साथ हैं अफजल भाई। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इसमें मैकेनिकल फॉल्ट क्या था। अफजल भाई, इस वाले मशीन में जो हमारा सर्किट है, इस कंप्रेसर में जब चलता था इसमें मैकेनिकल क्या फॉल्ट आता था? क्या प्रेशर सेम होता था? प्रेशर भी हाई और लो प्रेशर सेम है। यानी लो प्रेशर 50-55 के आसपास था, 55-300 के आसपास हाई प्रेशर है और हाई प्रेशर 300 के आसपास, 70 के आसपास, ठीक है। और इसका साउंड भी चलने के बाद साउंड ज़्यादा आता है और प्लस चलने के बाद फिर बंद हो जाता है। इसका एम्पियर जब आवाज़ लेता था तो इसका एम्पियर हाई लेता था, हाई एम्पियर भी लेता था और चलने के बाद 15-20 सेकंड चलने के बाद बंद हो जाता था। 15-20 सेकंड चलने के बाद ये बंद हो जाता था। यानी साथियों, इसमें हमारा देखिए, अगर प्रेशर हमारा सही है, मान के चलिए हमारा प्रेशर 55 है, 50 है और हाई प्रेशर हमारा 300 के आसपास है, तो इसका मतलब तो हमारा क्लियर है कि लाइन हमारा क्लियर है, यानी हमारा गैस का सर्कुलेशन है वो इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैकेनिकल फॉल्ट है जो हमारा शो कर रहा है, जो इसमें साउंड के साथ हमारा हाई एम्पियर लेता था और वो हमारा फिर हीट होकर ट्रिप हो जाता था, तो ये साफ जाहिर होता है कि हमारा कंप्रेसर का इंटरनल फॉल्ट हो सकता है। क्योंकि अगर हमारा हाई प्रेशर ज़्यादा है, लो प्रेशर कम है, तो समझ सकते हैं कि हमारा सर्किट में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, या तो इंडोर वाला एरिया में, या तो ड्रायर वाला एरिया में, या तो हमारा कंडेंसर वाला यूनिट में, ठीक, कंडेंसर वाला साइड में। तो ये हम अभी क्लियर हो गए हैं कि इसमें हमारा मैकेनिकल फॉल्ट इंटरनल कंप्रेसर के अंदर है, जो हाई एम्प्स के साथ साथ साउंड के साथ साथ ओवर हीट होकर वो बंद हो जाता है, ठीक है। और मान के चलिए अगर 50-55 अगर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर 310 या 10-20 के आसपास है, तो रिटर्न बिल्कुल चिल्ड आना चाहिए, लेकिन उस टाइम में ये बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस चीज़ को हम मानते हैं कि इसका इंटरनल फॉल्ट है, जिसकी वजह से हम इसका कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं। और इसका ग्राउंडिंग है तो आपको पता ही है, ग्राउंडिंग में हम कुछ नहीं कर सकते। ग्राउंडिंग के लिए हमको पूरा सिस्टम को निकाल कर फ्लश पे नया कंप्रेसर डालना होता है। तो अभी हम ग्राउंडिंग वाले को चेंज करेंगे। मैकेनिकल वाले को भी हमने जान लिया कि मैकेनिकल वाले हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमको जानना ज़रूरी होता है कि मैकेनिकल में क्या फॉल्ट है। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा ड्रायर ब्लॉक है, ऐसा तो नहीं है हमारा इवोपरेटर वाला जो हमारा भाग है यहाँ पे, वहाँ के जो ब्रांच है वो ब्लॉक है।
तो इसलिए हमने इसका इंटरनल हमने फॉल्ट अभी हमने समझा है कि इसका इंटरनल फॉल्ट है कंप्रेसर का, इसके वजह से हम इसका चेंज कर रहे हैं। अभी देखिए, हम जब कंप्रेसर चेंज करते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी चेंज किया जाए, क्योंकि जब कंप्रेसर डैमेज होता है तो कंप्रेसर पर काफ़ी लोड पड़ता है, ठीक है। तो अधिकतर कंप्रेसर पर लोड पड़ने की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्टर डैमेज की स्थिति में चला जाता है। हालांकि चल सकता है, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम नए कंप्रेसर के साथ साथ नए कॉन्ट्रैक्टर को भी लगाएं। जो हमारा इस पूरा कंट्रोल है कॉन्ट्रैक्टर का, हमारा 24 का है। तो इसका कॉइल हमारा है 24 वोल्ट का, और इसका इनपुट आउटपुट है 220 3 फेज़ का हमारा कंप्रेसर है ये दोनों। अभी देखिए, हम इवोपरेटर वाला एरिया में हैं। इसका जो हमारा फ्रंट साइड है वो टोटल हमारा कंडेंसर यूनिट है, और साथ में कंट्रोल पैनल, ये हमारा इवोपरेटर वाला यूनिट है। जो कंप्रेसर हमारा ग्राउंडिंग है उसमें तो हमको ये मेरे ख्याल से मैकेनिकल फॉल्ट का कम समस्या है, कम डाउट है, क्योंकि मैकेनिकल फॉल्ट अगर ब्लॉकेज वाला एरिया होता है तो हमको समझ में आता है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग वाला को हमको ज़्यादा टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ फ्लश करेंगे और उसके बाद हम कंप्रेसर इंस्टॉल करके वैक्यूम करके गैस चार्ज करेंगे। लेकिन जो हमारा मैकेनिकल फॉल्ट है, जो छोटा वाला कंप्रेसर है हमारा, तो उसमें हमको ये जानना जरूरी है कि मैकेनिकल फॉल्ट क्यों होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कहीं लाइन ब्लॉक होता है तो हमारा कंप्रेसर ओवर हीट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों लेवल में था, ठीक है। तो लेवल में है, इसलिए हमको इसमें ज़्यादा भी टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर अप डाउन होता है तो हमको ये जितने ब्रांच है, ये जो हेडर है, हेडर के साथ जो जितने ब्रांच हमारे कॉइल के अंदर गया हुआ है, इसको हमको चेक करना होता है कि कौन सा किस में रिटर्न हमारा क्लियर है। मान के चलिए यहाँ पर जितने अगर 10 लगे हुए हैं, 10 में अगर 8 लाइन का हमारा 8 ब्रांच का हमारा रिटर्न क्लियर है, 2 का क्लियर नहीं है, तो हमको उसको हीटअप करना होता है, या तो उसको चेंज करना होता है, ठीक है, या प्री लाइन को चेंज करना होता है। तो हम ये वाला जो हमारा ब्रांच है इसको हमको चेक करना होगा। हालांकि आपने LG पैकेज में देखा होगा कि यहाँ पे कैपलरी सेट लगा होता है इवोपरेटर एरिया में, यानी यहाँ पे 5/8 का साइज होगा, एक हमारा कैपलरी होगा, फिल्टर होगा, उसके साथ से 9 कैपलरी, 7 कैपलरी और 14 कैपलरी के आसपास निकलते हैं, जो हमारा ये ब्रांच के जो हमारा इस कूलिंग कॉइल में इन होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आप देख सकते हो, ये जो हमारा हेडर है, ये जो यहाँ से जो ब्रांच हमारा इन हो रहा है इवोपरेटर में, यहाँ पे बिल्कुल पतला है। जैसे हम जो बत्ती से ब्रिजिंग करते हैं, ये बिल्कुल पतला है, सेम इसी से। और इसका फ्लो एकदम, यानी इसका फ्लो बिल्कुल खुले एरिया में हो रहा है, यानी लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम में हमारा इसका फ्लो होगा, जिसके वजह से हमारा कूलिंग कॉइल चिल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं साथियों, ये जो हमारा बड़ा कंप्रेसर है, जो करीबन 10 टन के आसपास का है, ठीक है। वैसे तो ट्रेन का जो कंप्रेसर होता है वो दूसरा, उसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी में काफ़ी थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन जब भी हम उसको मॉडिफाइड करते हैं तो ट्रेन वाले में थोड़ा सा जो प्रेशर का, हाई प्रेशर का, लो प्रेशर का है, थोड़ा सा अनबैलेंसिंग होता है। तो इस अनबैलेंसिंग को हमको कंट्रोल करने के लिए आप देख सकते हैं हमने क्या इसमें एक मैकेनिकल पार्ट्स लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, मतलब बाईपास वाला जो हमारा ऑन ऑफ वाला है, ठीक है। लिक्विड लाइन के लिए, और ये इसको कनेक्शन कैसे करते हैं आप देख सकते हैं। सर्किट ये वाला जो हमारा है बड़े कंप्रेसर जो 10 टन का है, इसका लिक्विड लाइन हमारा ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ से आके, और ये ड्रायर में इन हो रहा है। लेकिन ड्रायर से पहले हमारा एक 5/8 का टी लगा हुआ है, और टी से हमारा, और ये जो क्वार्टर की पाइप है हमारी, टी से हमारा एक क्वार्टर की पाइप आ रहा है, और जहाँ पे हमें वो पाइप आके यहाँ पे इन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम फ्लो को क्लोज भी कर सकते हैं और फ्लो को बढ़ा भी सकते हैं। जो फ्लो हमारा रिवर्स होकर इसमें फिर सक्शन में इन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि मान के चलिए अगर हमारा कंप्रेसर में हम जब गैस डाल रहे हैं, ठीक है, गैस डाल रहे हैं, लेकिन लो प्रेशर हमारा डाउन चल रहा है और हाई प्रेशर हमारा ज़्यादा है, तो इसको हम ज़्यादा है और एम्पियर हमारा लगभग क्लियर है, तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम ये जो बाईपास दिए हैं, यहाँ से हम इसको फ्लो थोड़ा खोल सकते हैं, ताकि ये फ्लो हमारा कंप्रेसर में ज़्यादा इन हो जाए, ठीक है। इसके वजह से हमारा जो प्रेशर को अनबैलेंसिंग को कंट्रोल करने के लिए हम बाईपास लगाते हैं। और बाईपास लगाने का तरीका है कि हमारा जो ड्रायर है, ड्रायर से पहले हम टी लगाएं या होल मार के उसको कनेक्ट कर दें, या टी लगाएं। टी हमारा बेटर रहता है निकालने में भी और लगाने में भी। और वहाँ से हम कैपलरी दे सकते हैं, या 316 का पाइप भी दे सकते हैं, या क्वार्टर का पाइप दे सकते हैं। लेकिन वैसे क्वार्टर का देना सही होता है, क्योंकि इसका जो फ्लेयर नट का जो हमारा साइज़ है क्वार्टर का है, तो हमारे लिए क्वार्टर बेटर होता है। वैसे तो हम फ्लो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कैपलरी पाइपलाइन दें या क्वार्टर का दें, हम वहाँ से फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा पाइप का साइज़ मायने नहीं रखता है, हमारा सिर्फ वहाँ पे कंट्रोल लगता है। अभी जो हमारा बड़ा कंप्रेसर है, इसका हम लोग डिस्चार्ज निकाल रहे हैं, ठीक है।
और डिस्चार्ज निकालने के बाद हम फिर सक्शन निकालेंगे। उसके बाद हमने कंप्रेसर का बेस खोल रखा है, इसको कंप्रेसर निकाल देंगे हम। अगर आप देखना चाहते हैं कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, अगर कंप्रेसर मैकेनिकल इशू होता है तो आप देखते हैं कि नहीं चलता है तो ये कंप्रेसर देखिए ख़राब हो गया है और इसे हम निकाल रहे हैं हमारे भाई कुमार। अगर आपको लो बत्ती पे अगर नहीं निकलता है तो थोड़ा बत्ती तेज करके निकालें। ये अभी देखिए आप निकालने जा रहे हैं, सेक्शन लाइन निकाल रहे हैं। ये 9 टन का कंप्रेसर है, आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर। ये दोनों कंप्रेसर हम चेंज करेंगे अभी। एक 7 टन का है, एक 9 टन का कंप्रेसर है। ये हमारे भाई लोग मेहनत कर रहे हैं और इसे निकाल रहे हैं। बहुत धूप है यहाँ पे। टेम्परेचर 47, 43 टेम्परेचर है बहुत सा। डिस्चार्ज निकालने के लिए अपना बत्ती का जो है प्रेशर लो करके नॉर्मल में निकालें। ज़्यादा हीट कीजिएगा तो कट सकता है पैर। अभी देखिए जो बड़ा कंप्रेसर है, हमने इसका सक्शन और डिस्चार्ज निकाल रखा है, ठीक है। वैसे जो इसका सक्शन है, इसका पाइप काफ़ी मोटा है तो इसको निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि इसको जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट से माल को थोड़ा सा किनारे किनारे कर लिया जाए और उसको एक सेंटर में हीट करते हैं तो हल्का सा हीटिंग पे निकल जाता है। और इसी तरीके से सक्शन के हमने सर्किट 1 का निकाल रखा है। अभी सर्किट बी का हम निकालने जा रहे हैं सक्शन डिस्चार्ज, और ये हमारे से सक्शन लाइन यहाँ से। लेकिन थोड़ा सा गैस होने की वजह से हम इसको फिर वो भी होल्ड कर रहे हैं। मित्रों, बड़ा वाला का सेक्शन डिस्चार्ज हम लोग निकाल दिया, अब छोटे वाला का डिस्चार्ज निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं आराम से। अब जा रहे हैं निकालने सेक्शन लाइन। दोस्तों, अब छोटे वाले कंप्रेसर का हम डिस्चार्ज और सेक्शन निकाल दिए हैं। अब जा रहे हैं ड्रायर फिल्टर निकालने। ये देखें ड्रायर फिल्टर इसमें लगा है, छोटे वाले 163S। ये ड्रायर फिल्टर हम लोग निकाल दिए हैं। अब बड़े वाले कंप्रेसर का निकालेंगे ड्रायर फिल्टर। ये ड्रायर फिल्टर मॉडल है 165S। 5/8 का पाइप लगा इसमें। इसको निकालने के टाइम बहुत सतर्क रहें, एहतियात से निकालें। अभी देखिए हमने दोनों कंप्रेसर का सक्शन और डिस्चार्ज निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंप्रेसर निकालेंगे। निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन हमारे इवोपरेटर में जा रहा है। वो सर्किट 1 का है, या सर्किट बी का है। तो सर्किट 1 के लिए वहाँ से हम चार्जिंग लाइन लगाएंगे, सॉरी SS वाला लगाएंगे फ्लश एयर देने के लिए। और उसको फ्लश कहाँ से करेंगे? यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंप्रेसर मीन हो रहा है। दूसरे इवोपरेटर के फ्लश करने के लिए हम यहाँ से SS वाला लगाएंगे। यहाँ से प्रेशर देंगे हम R11 का और साथ में नाइट्रोजन का। और उसका इसका फ्लश कहाँ से करेंगे? यहाँ से, क्योंकि हमारा सर्किट बी का है। और देखिए कंडेंसर को कैसे फ्लश करेंगे। कंडेंसर हमारा ये कंडेंसर से आउट हो रहा है, ये वाला, ये सर्किट 1 का है और सर्किट बी का ये है। तो हम इसको यहाँ से SS वाला लगाएंगे और इसको फ्लश करेंगे तो हमारा कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये कंप्रेसर मीन हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कंप्रेसर जब आउट होता है तो सीधा हमारा यहाँ से ड्रायर में जाता है। तो हम यहाँ से SS वाला लगाएंगे, फ्लश करेंगे तो सीधे हमारे यहाँ से निकलेगा। सर्किट बी का हमारा जो है ये 3/8 का पाइप है। हम यहाँ से SS वाला लगाएंगे और यहाँ से प्रेशर देंगे नाइट्रोजन का और R11 का। तो वो फ्लश कहाँ से करेंगे? हम उसको यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये सर्किट बी का हमारा कंडेंसर वाला लाइन है। अभी हम लोग सर्किट 1 का इवोपरेटर फ्लश कर रहे हैं और इसके लिए जो ड्रायर्स आउट होता है हमारा इवोपरेटर 1 में जाता है। और वहाँ पे हमने SS वाला लगाया है और साथ में हमने ये R11 यहाँ पर हमने फ्रीओन हमने ऐड कर रखा है। अभी इसको हम 2-3 लाइन इसमें फ्लो करेंगे। फ्लो के बाद हमारा ये जो यहाँ से एयर आएगा ना, तो हम समझेंगे कि एयर हमारा क्लियर आ रहा है, ठीक है। और ये हम R11 डालने के बाद हम इसको होल्ड करके फिर नाइट्रोजन डालेंगे और प्रेशर को यहाँ से धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे। और जैसे जैसे रिलीज़ करेंगे थोड़ा प्रेशर होल्ड करके,
वो तेल और एयर के साथ साथ हमारा जो R11 है ये पूरा क्लियर होता जाएगा। और इस तरीके से जब तक यहाँ से फ्रेश एयर नहीं आया था, यहाँ से नाइट्रोजन का फ्रेश एयर नहीं आता है, तब तक हम इस इवोपरेटर सर्किट 1 के इवोपरेटर को हम फ्लश करेंगे। और ये हम सेक्शन लाइन को फ्लशिंग कर रहे हैं। ये इसमें बहुत कचरा है, करीब 200-250 प्रेशर होल्ड करने के बाद इसको छोड़ने का। और ये देखिए हमारे सेक्शन लाइन में फ्लशिंग हो रही है। पहले R11 पिलाए हैं, उसके बाद नाइट्रोजन से फ्लशिंग कर रहे हैं। अभी ये जो सामने आप तेल देख रहे हैं, ये तेल जो हमारा छोटा कंप्रेसर था, जो सर्किट 2 था, जिसमें मैकेनिकल फॉल्ट था, जो हाई एम्स और साउंड के साथ बंद हो रहा था ओवरहीट के साथ, ये उसके हमने इवोपरेटर फ्लश करने के बाद हमने ये पाया। क्योंकि आप देख सकते हैं इतना तेल बहुत मायने रखता है इवोपरेटर में, ठीक है। और अभी हमने इसको फ्लश किया यहाँ से, ये इसका सक्शन है, हमने वहाँ से ऊपर लाइन से डाला, हमने नीचे वाला लाइन से डाला ये इवोपरेटर की इनलेट से, तो ये इतना तेल निकला। ये इतना फ्लश करने के लिए हमको R11 और साथ में 1-2 लाइन थोड़ा सा 22 डाल के और नाइट्रोजन के साथ फुल फ्लश किए, तो ये इतनी तेज़ी से यानी फुहारे की तरह बाहर निकला ये, कि आप देख सकते हैं कितना तेल आया हुआ। अभी हमने इसको होल्ड कर रखा है कि ये पूरा अब यहाँ से फ्रेश एयर आ रहा है, कोई हमारा लिक्विड नहीं है और कोई भी हमारा वो चीज़ नहीं है, कचरा नहीं है। तो अभी हमने सर्किट 1 का इवोपरेटर फ्लश कर दिया। और इतना फ्लश करने के लिए हमें उम्मीद है कि अभी जो गैस का सर्कुलेशन है सर्किट 2 में काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। जो मैकेनिकल हमारा इशू था वो लगभग थोड़ा सा मुझे आशा है कि निकल जाएगा, तो काफ़ी हद तक सर्कुलेशन होगा। आनंद भाई, नाइट्रोजन किधर है? रबड़ और गने का वीडियो का पाई
अभी देखिए हम जा रहे हैं लिक्विड ड्राई लगाने के लिए, और दोनों का कैपेसिटी दोनों एक ही मॉडल का है, EK165S, ठीक है, और जो हम 5 से 10 टन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम चलते हैं ये SS वाल निकाल के यहाँ पे दोनों सर्किट में हम लिक्विड ड्राई लगाने के लिए। अभी देख सकते हैं अभी हमने दोनों सर्किट का लिक्विड ड्रायर लगा दिया है, और इसको लगाते समय हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पे एरो का ये निशान है, ठीक है, और ये एरो इसका गैस फ्लो को दर्शाता है, यानी एरो हमारा इस साइड में जा रहा है तो इसका मतलब है गैस हमारा इधर से इन होगा और इस साइड से निकलेगा, यानी गैस का फ्लो हमारा इस साइड में होगा। तो कभी भी लगाएं, हम लगाते टाइम हम गैस का जो फ्लो है ये एरो, इसको हम ध्यान में रखें, ठीक है। और दोनों में हमने लगा दिया है। अब उसके बाद हम कंप्रेसर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोनों का प्रेशर नाइट्रोजन डाल के हम चेक करेंगे कि नाइट्रोजन से इसमें कहीं प्रेशर स्विच या SS वाल या हमारा सक्शन डिस्चार्ज लाइन या सक्शन लाइन से कहीं से जॉइंट से लीकेज तो नहीं है, या हमारा जो टी है या हमारा जो भी हमारा ये वाल लगा हुआ है, यानी हर लीकेज को हमको हर तरीके से उसको कंफर्म होना है कि कहीं से माइनर लीकेज ना हो, ठीक है। उसके बाद हम उसको वैक्यूम में डालेंगे। अगला हमारा काम है फिल्टर ड्रायर लगाने के बाद हम कंप्रेसर इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं। कंप्रेसर का बेस हमने टाइट कर दिया है, कंप्रेसर का सप्लाई भी हमने दे दिया है जो नंबरिंग वाइज है L1 L2 L3 में। हमने कंप्रेसर का सिर्फ डिस्चार्ज और सक्शन का रबड़ गास्केट होता है उसको निकाला है, फिर उसको एयर रिलीज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको ब्रीजिंग करने से पहले हम इसको मैनुअली स्टार्ट करेंगे, और इसको स्टार्टिंग हमारा सब कुछ ठीक है तब फिर हम इसको ब्रीजिंग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि नया कंप्रेसर ही इंस्टॉलेशन के बाद चलता नहीं है, या तो ग्राउंडिंग में होता है। वैसे तो ग्राउंडिंग का बहुत कम चांस होता है, लेकिन थोड़ा सा ख़राबी की चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम इसको लगाने से ब्रीजिंग करने से पहले इसको हम नॉर्मली हम इसको सक्शन और डिस्चार्ज को चेक करेंगे, प्रेशर कैसा है उसका, सब कुछ ठीक है, फिर इसको हम ब्रीजिंग करेंगे, ठीक है। हाँ बंद करो, नहीं चलो बंद करो। अभी हमारा जो कंप्रेसर है स्टार्ट नहीं हो रहा था, और ना इसमें से कोई साउंड आ रहा था, तो इसका मुख्य रीज़न था कि हमने तो वहाँ सप्लाई चेक किया कि सप्लाई आ रहा कि नहीं आ रहा, और यहाँ पे हमने टर्मिनल चेंज किया, लेकिन चेंज करना हमको नहीं बनता था, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन सप्लाई आ रही है, ये वाला हमारा मेन सप्लाई आ रहा है बाहर से, ठीक है, और यहाँ से L1 L2 L3 यानी रेड L1 ब्लू L2 और ब्लैक L3 है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लैक वाला वायर है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फ्यूज निकाला है, ठीक है, और ये फ्यूज़ की कंटिन्यूटी डैमेज है, ठीक है, यानी डेड है, और जिसके वजह से हमारा एक फेस आउट नहीं हो रहा था। तो जाहिर सी बात है हमारा L3 हमको सप्लाई नहीं मिलेगा, L2 और L3 जाएगा कंप्रेसर में, तो हमारा कंप्रेसर में साउंड तो आए या ना आए, लेकिन कंप्रेसर स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो हमने पाया अभी है कि 100 एम्पियर का जो हमारा एक फ्यूज़ है, ठीक है, इसको अभी हमको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद हमारा जो सप्लाई 100% 220 हमारा तीनों फेज से आउट होता है, उसके बाद हम कंप्रेसर को स्टार्ट करके पुनः चेक करेंगे। कंप्रेसर स्टार्ट हुआ तो सक्शन और डिस्चार्ज को हम लगा के फिर हम उसको वैक्यूम में डाल दें। लीकेज टेस्ट करने के बाद नाइट्रोजन से वैक्यूम में डाल देंगे हम। अभी यहाँ देख सकते हैं हमारा जो L3 जो सप्लाई लाइन था, यानी L1 हमारा रेड है, L2 ब्लू है और L3 हमारा ब्लैक है। तो जो L3 वाला जो हमारा ये फ्यूज डैमेज था, फिलहाल में हम ये फ्यूज की जो हमारी प्लानिंग है, यहाँ पे हम फ्यूज पैनल हटा के सीधे 100 एम्पियर का हम MCB लगाने जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल में हमने इस L3 को डायरेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया है जो हमारा मोटर में जा रहा है, ठीक है, हीटर और मोटर में जा रहा है, हीटर के लिए जा रहा है, ताकि हमारा आगे का प्रोसेस चलता रहे। जैसे हमारा सारा काम हो जाता है फिर हम वहाँ ब्रेकर चेंज करेंगे। चलो बंद करो। अभी देख सकते हैं हमने फेस जो हमारा एक जो डैमेज था L3, उसको हटाने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया। डिस्चार्ज सक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको हम चलना है ब्रीजिंग करना है सक्शन और डिस्चार्ज को, ठीक है। ब्रीजिंग करने के बाद इसको हम नाइट्रोजन डालकर तुरंत प्रेशर चेक करेंगे। प्रेशर चेक करने के बाद आइए हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ इसको वैक्यूम में डालना होगा। उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस पर चले गए, हमें हमारा सक्शन डिस्चार्ज लगेगा, फिर हमारा सक्शन लगेगा दूसरे कंप्रेसर के लिए। अभी देखिए
हमने कंप्रेसर का डिस्चार्ज और यहाँ पे सक्शन दोनों लगा दिया। उस लगाने से पहले हमने इस कंप्रेसर को बिना कनेक्ट किए स्टार्ट करके चेक किया। सब कुछ ठीक होने के बावजूद ही हम लगाए, क्योंकि पहले स्टार्ट करना हमारे इसलिए होता है कि कंपनी के पास ये वारंटी जब लग जाता है तो फिर दिक्कत होता है उसको रिप्लेस करना। आप देख सकते हैं हमने पूरा डिस्चार्ज को भी लगा दिया है। ये हमारा सक्शन लग गया है और ऊपर हमारा डिस्चार्ज दोनों कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, इसके जितने एसएस एरिया है ये हमारा गैस चार्जिंग के लिए है, या इसको लो प्रेशर स्विच बना सकते हैं, या इसको हम चार्जिंग के लिए बना सकते हैं। चार्जिंग के लिए हम ये बनाएंगे, लो प्रेशर स्विच इसको बनाएंगे। हाई प्रेशर स्विच वहाँ पे है, हाई प्रेशर के लिए हाई प्रेशर एसएस है जो हम प्रेशर चेक करते हैं वहाँ पे। इन चारों पॉइंट को हम वाल चेक करेंगे, अगर ठीक है तो उस रहने देंगे, और नहीं तो नया वाल चेंज करके इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर 200-250 के आसपास हम होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद लीकेज यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे, ये जो हमारा सक्शन जॉइंट है वहाँ पे चेक करेंगे, डिस्चार्ज का जॉइंट है वहाँ पे चेक करेंगे, इन दोनों वालों पे चेक करेंगे। और इसी सर्किट का हमारा ड्रायर है जो इधर से इन हो रहा है उधर से आउट हो रहा है। हम क्योंकि हमने इसको भी नया लगाया है तो हम लीकेज यहाँ से भी चेक करेंगे, वहाँ से चेक करेंगे। तो लीकेज चेक करने का हमारा ये यहाँ पे मुख्य पॉइंट है। उसके बाद सब कुछ ठीक है, प्रेशर को फिर रिलीज करके हम उसको वैक्यूम में डाल देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। अभी देखिए हमने सर्किट 1 हमारा फिनिश हो गया। सर्किट 2 में हमने कंप्रेसर का बेस लगा दिया है, बेस स्क्रू। हालांकि थोड़ा सा एक ही स्क्रू लगाया है, फिर भी हमने स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, वजन ज़्यादा है। कंप्रेसर का हमने सप्लाई लगा दिया है L1, L2, L3। L1 पे हमारा रेड है, L2 पे हमारा ब्लू है और L3 पे हमारा ब्लैक है। टर्मिनल का सप्लाई हमने जैसा टर्मिनल से आ रहा है वैसा हमने L1, L2, L3 का कर दिया। ब्रीजिंग करने से पहले हम चल रहे हैं इसको मैनुअली स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हम इसको सब कुछ ठीक है, प्रेशर इनकमिंग आउटगोइंग यानी सक्शन और डिस्चार्ज दोनों सही है प्रेशर इसका, फिर मैं इसको ब्रीजिंग करेंगे पावर ऑफ करके। चलो लगाते हैं बड़े मशीनों के, जो बड़े कंप्रेसर है उसका पाइप थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो लगाने से पहले हमको यहाँ पर थोड़ा घस लेना ज़रूरी होता है। घसने के बाद तो क्या है कि हम जब ब्रीजिंग करते हैं तो माल जो भी चढ़ाता है कॉपर का वो प्रॉपर वो मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी देख सकते हैं घसने के बाद जो शाइनिंग आई है उसके बाद हम इसको ऊपर से माल चढ़ाएँगे। हालांकि ये पाइप अंदर जाएगा और इसमें भी ये पाइप अंदर जाएगा, तो हम इसको भी घसेंगे, ठीक है। घसने के बाद फिर हम इसको ब्रीजिंग करेंगे। अभी हमने बड़े कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों लगा दिया है और हमारा ब्रीजिंग ये 100% अभी क्लियर है, देख सकते हैं। फिर भी हम नाइट्रोजन डालने के बाद कंफर्म चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें लीकेज के कई पॉइंट देखते हैं। जैसे इसका बाईपास यहाँ से इसका जो डिस्चार्ज लाइन है इस कंप्रेसर के बड़े वाला का, वहाँ से बाईपास आया हुआ, बाईपास यहाँ से आके यहाँ से वाल दिया, वाल के साथ यहाँ सक्शन में इन हुआ। लीकेज हम यहाँ चेक करेंगे, वाल के पास यहाँ चेक करेंगे, उस साइड में फ्लेयर नट है वहाँ चेक करेंगे। उसके बाद इस सक्शन लाइन में एक हमारा एसएस लाइन है, यहाँ पे जो गैस चार्जिंग के समय हम यूज करते हैं इसको। यहाँ पे पिन लगाने के बाद हम इसको लीकेज टेस्ट करेंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। सक्शन लाइन पे क्लियर हम चेक करेंगे कि यहाँ से कहीं माइनर लीकेज तो नहीं है, क्योंकि वैसे बड़ा पाइप है, हमने अच्छी तरीके से इसको ब्रीजिंग किया, फिर भी हम चेक करेंगे लीकेज। हमारा डिस्चार्ज लाइन पे हम लीकेज टेस्ट करेंगे। उसके बाद हाई साइड में देखिए, हाई साइड में एक स्विच लगा है जहाँ पे हम डिस्चार्ज प्रेशर लगा के चेक करते हैं, इसको लीकेज टेस्ट करेंगे। इसमें हाई प्रेशर स्विच HP लगा हुआ है, हम यहाँ लीकेज टेस्ट करेंगे। यहाँ कंप्रेसर के पास हो गया। हमने इस यूनिट का हमने नया ड्रायर भी लगाया है, तो हम तो खैर हमने वहाँ पे कोई छिड़काई नहीं किए। ड्रायर का इनलेट और ड्रायर का आउटलेट वहाँ पे लीकेज टेस्ट करेंगे। ये हमारा सर्किट इसका लीकेज टेस्ट के हमारा ये पॉइंट हो गया। उसके बाद सब कुछ लीकेज हमारा क्लियर है, हमारा कोई लीकेज नहीं है। तो प्रेशर हम होल्ड रिमूव करके रिलीज़ करके दोनों मशीन को वैक्यूम में डालने के बाद हम फिर दोनों को गैस चार्जिंग करेंगे। अभी देखिए हमारा जो मिशन है फाइनल पोजीशन में है। ये जो हमारा अभी 2 गेज लगाया हमने, आपको पता है 2 यूनिट है, एक छोटा कंप्रेसर है और एक बड़ा कंप्रेसर। छोटे कंप्रेसर में ये हमारा ये वाला गेज है और बड़े कंप्रेसर में ये वाला गेज है। होल्ड पीरियड यानी बंद पीरियड में हमने लगभग 70% के आसपास हमने फ्रीऑन डाल दिया है दोनों यूनिट में, ठीक है। अब हम मशीन को हमने स्टार्ट कर दिया फंक्शनली। अभी जैसा ही स्टार्ट होगा हम दोनों गैस को लो प्रेशर में 55 और इसमें भी लो प्रेशर 55 के हिसाब से तीनों का हाई प्रेशर चेक करेंगे। 300 या 310 या 20 के आसपास कितना दोनों में गिर रहा है, ठीक है।
यानी लो प्रेशर भी हमारा इसमें सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। थोड़ा सा अगर 1-2-4% अगर इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, हमारा चलेगा, ठीक है। अभी देखिए हमारा जो गैस चार्जिंग है, ये सर जो बड़े कंप्रेसर है और ये छोटा वाला कंप्रेसर है, इसमें मेरे ख्याल से 10% थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ये 60 पे है। इसका मतलब है हमारा ये 50 और 55 के बीच तक है, ठीक है। और इसका भी आप देख सकते हैं लो प्रेशर लगभग 60 से नीचे है, ठीक है। इसमें भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर दोनों लगभग इक्वल है, मतलब ज़्यादा वो अनबैलेंसिंग नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आप लो प्रेशर और हाई प्रेशर देख सकते हैं। यानी हमारा दोनों यूनिट में गैस अभी लगभग प्रॉपर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक से। और हमने फ्लशिंग करने के टाइम हमने अच्छा से फ्लश किया इस यूनिट को भी और इस यूनिट को भी, क्योंकि हल्का सा अगर तेल या लिक्विड रह जाता है तो हमारा जो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो बैलेंसिंग है ये थोड़ा सा अप डाउन ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा था इस मशीन में बाईपास लगा हुआ था, यानी इस वाले सर्किट में बाईपास लगा था। बाईपास लगाने का मतलब ये होता है कि हमारा लो प्रेशर का लो हाई में काफ़ी मतलब अनबैलेंस होता है, जिसको बैलेंस करने के लिए हम बाईपास लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अभी हमने बाईपास को डेड कर रखा है। और अच्छी खबर है कि हम बाईपास को डेड करने के बावजूद भी हमारा लो प्रेशर हाई प्रेशर और इसमें भी लो प्रेशर हाई प्रेशर बिल्कुल लेवल में है और हमारा मशीन बिल्कुल ठीक चल रहा है। यानी हमारा मिशन जो है अभी कंप्लीट और सक्सेसफुल हो गया।